हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं शशि प्रभा मिश्रा, श्री चितबहाल आदर्श बालिका इंटर कॉलेज पूरनपुर अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से। बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 9th के भूगोल के दूसरे अध्याय का तीसरा भाग पढ़ाएंगे। पहले वाले भाग में आप लोगों ने पढ़ा कि भू संरचना का निर्माण कैसे हुआ, यानी इसमें कैसे परिवर्तन हुए, और इसके अंतर्गत आप लोगों ने जाना प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में और प्लेट्स की कितनी गतियां होती हैं उनके बारे में जाना, अभिसारी, अपसारी और रूपांतरित गति के बारे में जाना। और इसके बाद आप लोगों ने जाना कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ और भारतीय भूभाग का निर्माण कैसे हुआ। इसके बाद आप लोगों ने जाना कि भारत का, जैसा कि आपके चैप्टर के अनुसार है कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है इसको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने उत्तर के मैदानी भाग के बारे में, उत्तर के हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा और उत्तर के मैदानी भाग के बारे में पढ़ा। बच्चों, आज हम आप लोगों को प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ाएंगे। प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ाने से पहले, इसको जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा भूभाग, जैसे बच्चों ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से किससे घिरा हुआ हो, जल द्वारा घिरा हुआ हो, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। कहने का मतलब पृथ्वी का वह भूभाग, यानी वह क्षेत्र जो तीन तरफ से जल के द्वारा घिरा हुआ हो, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का जो दक्षिणतम छोर है, यानी जो दक्षिणी भाग है, वह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की तरफ अरब सागर और दक्षिण की तरफ हिंद महासागर। तो बच्चों, आप लोगों ने इतना जाना कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि पठार किसे कहते हैं। पठार बच्चों उस चीज को कहते हैं, यानी पृथ्वी की जो सतह, बिल्कुल समतल सतह से ऊपर ऊंचा उठा हुआ भाग जो होता है उसे, और उसकी क्या होती है, जो सरफेस होती है, यानी जो सतह होती है बिल्कुल समतल होती है, ऐसे भूभाग को पठार कहा जाता है। कहने का मतलब, जैसे आपका जो स्टडी का टेबल होता है जिस पर आप लोग बुक्स इत्यादि रखते हो, जैसे उसकी संरचना होती है उसी तरह से पठार की संरचना होती है। जैसे आपका जो टेबल होता है ऊंचा होता है, लेकिन जो उसकी सतह होती है वह बिल्कुल फ्लैट होती है, यानी समतल होती है। सेम वही चीज होता है पठार का, यानी पठार ऊपर ऊंचा उठा हुआ होता है, लेकिन जो उसकी सतह होती है पीक की तरह, यानी चोटी की तरह नहीं होती है, बल्कि उसका आकार होता है इस तरह से होगा, बिल्कुल समतल होता है। तो ये हो गया आपका पठार। तो आप लोगों ने जाना कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है और पठार किसे कहा जाता है। तो प्रायद्वीप और पठार को अब हम एक में मिला के पढ़ेंगे कि प्रायद्वीप, जो प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका निर्माण कैसे हुआ। बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ आग्नेय शैलों के द्वारा और रूपांतरित शैलों के द्वारा। जब गोंडवाना लैंड ऊपर की तरफ खिसक रहा था तो संवहनी तरंगों के कारण, धाराओं के कारण उस समय क्या हुआ, दक्षिणी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में यहाँ पे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, और ज्वालामुखी के विस्फोट के द्वारा जो अंदर से पृथ्वी की सतह के आंतरिक भाग से जो यहाँ से मॉल्टेन मैग्मा ने जो लावा निकला, वह बाद में ठंडा होकर के आग्नेय शैल का रूप धारण किया, और इसी के द्वारा यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। अब ये जानेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ऊपर का
ये प्रायद्वीपीय पठार बच्चों, यहाँ से लेकर के आपका ए वाला हिस्सा आएगा, ये है प्रायद्वीपीय पठार, यानी ये है केंद्रीय उच्च भूमि। और इधर का जो बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में है, यानी त्रिभुजाकार में है, इस तरह से लेकर के ये आपका हो जाएगा दक्कन का पठार। और यहाँ का ए वाला भाग होगा आपका, ए वाला हिस्सा हो जाएगा केंद्रीय उच्च भूमि। तो इस तरह से मिला करके हुआ, यानी इसका ऊपर का जो भाग पठार है उसे केंद्रीय उच्च भूमि कहा जाता है, और नीचे का जो ये त्रिभुजाकार है यह इसे कहा जाता है दक्कन का पठार। तो पहले हम इसके केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय उच्च भूमि, यहाँ पे इसके नर्मदा नदी के उत्तर और यहाँ विंध्याचल की जो पहाड़ी है इसके नीचे, और इधर यहाँ पे अरावली श्रेणी है, पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी, यानी इसके घिरा हुआ जो ये भाग है यह है आपका केंद्रीय उच्च भूमि का जो पठार है। अब इसमें नदी, मुख्य नदी कौन सी बहती है? मुख्य नदी नर्मदा नदी है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर के बहती है। और यहाँ पे जो है इस आप लोग जानते ही होंगे कि सुने हैं, जानते हैं, पढ़े हैं कि नर्मदा नदी यह उल्टी बहती है और जाकर के कहाँ पे ये गिरती है? यह अरब सागर में गिरती है। तो बच्चों इसके पीछे कारण क्या है? क्यों नर्मदा नदी जो है पश्चिम की तरफ जाते हुए जाकर के जो है अरब सागर में गिरती है? इसका प्रमुख कारण है कि जो नर्मदा नदी जहाँ पे बहती है उसका निर्माण रिफ्ट वैली यानी दरार घाटी के द्वारा हुआ है। यानी दरार घाटी से होकर के, यानी जब विंध्याचल की पहाड़ी के जो पहाड़ और सतपुड़ा का पहाड़, यानी यह दोनों जो है एक दूसरे से दूर खिसक रहा, तो इस समय जो है उसी समय यहाँ पे दरार घाटी का निर्माण हुआ और उसी से होकर के नर्मदा नदी बहती है। और यही कारण है कि यह पश्चिम दिशा से होकर के होते हुए ये जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। और इसके अलावा नर्मदा नदी के अलावा और महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिसमें आपकी चंबल है, बेतवा है, सोन है और केन है। ये चारों नदियां जाकर के, यानी चंबल और बेतवा, ये दोनों नदी जाकर के यमुना नदी में मिलती है और बाद में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। और इसके बाद जो ये सोन नदी है, सोन और केन नदी, यह भी गंगा नदी में जाकर के मिलती है। और इस प्रकार से, और कैसे मिलती है, क्यों इधर से जाती है? क्योंकि बच्चों जो केंद्रीय उच्च भूमि का जो आकार है, इसका जो ढाल है, यह उत्तर दिशा की तरफ से है। तो यहाँ उत्तर दिशा की तरफ इसके ढाल से होकर के नदी उत्तर से होकर के या पूरब की तरफ बढ़ जाती है, यानी उत्तर में जाएगी ये यमुना और गंगा नदी में मिलेगी, और उसके बाद जा करके या पूरब से होते हुए बंगाल की खाड़ी में एक गिर जाती है गंगा नदी के साथ। तो अब ये जान लीजिए आप लोग कि इसके पश्चिम में केंद्रीय उच्च भूमि का जो ये पश्चिमी छोर है, ये वाला भाग, ये मालवा का पठार है। और बीच में इसमें आपका बघेलखंड और बुंदेलखंड के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का वो था, शासनकाल था। और इसके बाद यहाँ जो इसका दक्षिणतम छोर है, यहाँ पे केंद्रीय उच्च भूमि का यहाँ पे छोटा नागपुर है। तो इस तरह से आप लोग जाने केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में। अब हम आप लोगों को बताएंगे, और एक चीज और जान लीजिए इसी के साथ, केंद्रीय उच्च भूमि का जो पठार है यह पश्चिमी छोर पर क्या है, यह चौड़ा है, ब्रॉड है, और यह जब पूरब की तरफ जाता है तो यह संकरा हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में जाने। अब हम आप लोगों को बताएंगे प्रायद्वीपीय पठार, यानी इसका जो दक्कन का पठार है, जिसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, इसके बारे में बताएंगे ये चीज। तो यहाँ पे बच्चों इसके बीच में जो आपका दक्कन का पठार है, तो किनारे किनारे दोनों तरफ यहाँ पे पहाड़ियां हैं, यहाँ पे सब पहाड़ी है। और यहाँ जो आपका समुद्र तट रेखा है उसी से
अलग यानी थोड़ा दूर हट करके ये वाला आपका आ जाएगा पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ियां हैं। पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ दोनों तरफ पे पहाड़ियां हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पश्चिम की तरफ की जो पहाड़ियां हैं अपेक्षाकृत ऊंची हैं पूरब की पहाड़ियों की अपेक्षा। तो यहाँ पे इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है, यानी जो पश्चिम में की पहाड़ियां हैं इस क्षेत्र को पश्चिमी घाट कहा जाता है। और इसमें 3 महत्वपूर्ण मार्ग है इसको क्रॉस करने के, यानी जो इधर की पहाड़ियां हैं इनको क्रॉस करने के लिए 3 महत्वपूर्ण यहाँ पे पासेज बने हुए हैं, जिसमें से है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, यानी इतने जो है 3 महत्वपूर्ण घाट हैं। अब एक चीज और जान लीजिए आप लोग, यहाँ से यानी गुजरात से लेकर के यहाँ तमिलनाडु तक, यहाँ तक एक पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट यहाँ की जो पर्वत श्रेणी है इसकी अपेक्षा जो दक्षिण की पर्वत श्रेणी है वह ज्यादा ऊंची है। तो इतना आप लोगों ने जाना। और इसके बाद एक चीज और जान लीजिए कि अरब सागर से उठने वाली जो हवाएं होती है, वर्षा करने वाली जो हवाएं होती है, नमी लिए हुई हवाएं होती हैं, वह इन पहाड़ियों से टकरा करके यहाँ पे वर्षा कराती है, यानी यहाँ पे वर्षा होती है। और इसके बाद आपका ये जो है पूर्वी तट है, यानी पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट में भी महत्वपूर्ण 3 पहाड़ियां हैं, यानी महेंद्रगिरी और मैकाल है और कैमूर की पहाड़ियां हैं। इधर 3 पहाड़ियां हैं, लेकिन इधर की जो पहाड़ियां हैं पूर्वी घाट की या पश्चिमी घाट की अपेक्षा ये छोटी पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं यह 900 से लेकर के लगभग 1600 मीटर ऊंची है। और इधर की जो पूर्वी घाट का ये जो तट है, पूर्वी घाट जो है यह कहीं कहीं पे डिसकंटिन्यूअस, यानी यहाँ पे अनियमित है। क्यों अनियमित है? क्योंकि इधर से जो निकलने वाली नदियां हैं, यहाँ दक्कन के पठार से निकलने वाली जो नदियां बहने वाली, यह यहाँ से हो करके जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और इसीलिए जगह जगह पे यह इसको अपरदित कर दी है, इस घाट को, पूर्वी घाट को अपरदित कर दी है। और इसी कारण जो है यह जो पूर्वी घाट है यह अनियमित है। अब इसके बाद जो है इतना आप लोगों ने जाना कि पश्चिमी घाट के बारे में। और एक चीज और बता दें कि पश्चिमी घाट पे एक महत्वपूर्ण स्थान है ऊटी, जो कि राजस्थान में है। और यहाँ पे लोग मनोरंजन के लिए गर्मी के दिनों में चाहे जब यहाँ पे जाते हैं और अपना आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पश्चिमी घाट के बारे में जाना। और इधर पूर्वी घाट भी आपका आता है यहाँ से बंगाल से होकर के तमिलनाडु तक। अब एक चीज और इसमें बता दे कि जो दक्कन का आपका पठार है यह पूर्वी भागों में भी जाकर के है, यहाँ पे उत्तर पूर्वी भाग में भी है। और इसमें जो महत्वपूर्ण जो श्रेणियां हैं वह है जयंतिया है, गारो है, खासी, यानी इतनी महत्वपूर्ण है। और क्यों यहाँ से कट करके बीच में बांग्लादेश है, तो यहाँ से कट करके यहाँ पे क्यों है? तो बच्चों इसका प्रमुख कारण है कि जो ये नदियां आकर के यहाँ पे गिरती हैं और यह जो है यहाँ पे अनियमित एक घाट हो गया है। और इसीलिए इसका जो दक्कन का पठार का कुछ इसकी जो श्रेणी है यह उत्तर पूर्व में यहाँ पे है, यानी जो जयंतिया, गारो और खासी हिल के नाम से जानी जाती है। तो आप लोगों ने इतना जान लिया कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, पठार किसे कहा जाता है, और इसके बाद इसके कितने वर्गीकरण किए गए हैं। ऊपर वाले भाग को, यानी जो नर्मदा नदी के ऊपर का जो भाग है जिसमें मालवा का पठार, इधर पूरब में छोटा नागपुर और बीच में बघेलखंड और बुंदेलखंड है, यानी इसको पूरा मिला करके ये आपका केंद्रीय उच्च भूमि है। और इसमें महत्वपूर्ण नदी आपकी नर्मदा नदी है। और इसके अलावा चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि नदियां भी हैं, जो कि उत्तर दिशा से होकर के, इधर से होकर के
जाती है, क्योंकि इसका जो ढाल है केंद्रीय उच्च भूमि का वह उत्तर इधर की तरफ है और इसीलिए नदी जा करके गंगा और यमुना नदी में मिल जाती है। और इसके बाद आप लोगों ने जाना दक्कन के पठार के बारे में। इसका आकार त्रिभुजाकार है और यह जो आपका पठार है इसके बारे में भी आप लोगों ने जान लिया कि यह आग्नेय शैल और रूपांतरित शैल से बना हुआ है, क्योंकि ज्वालामुखी के विस्फोट के द्वारा जो लावा पृथ्वी की सतह पर आया वह बाद में ठंडा होकर के आग्नेय शैल का रूप धारण किया और उसी से इस पठार का निर्माण हुआ। अब इसके बाद पश्चिमी घाट के बारे में, जो पश्चिमी घाट की जो श्रेणियां हैं यानी यहाँ की पहाड़ियां हैं, यह पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंची हैं और इसकी ऊंचाई जो है वह 900 से लेकर के 1600 मीटर तक की है। इसमें महत्वपूर्ण 3 पासेज बने हुए हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। 3 महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे पासेज हैं, यानी इसको पार करने के, यानी इस पहाड़ी को पार करने के लिए मार्ग बने हुए हैं। और एक चीज और आप लोगों ने जाना कि अरब सागर से उठने वाली जो हवाएं हैं वह यहाँ पे इन पहाड़ियों से टकरा करके वर्षा कराती हैं और यहाँ पे नियमित और लगातार हमेशा लगभग वर्षा होती रहती है। और इसके बाद जो है पूर्वी घाट में आप लोगों ने जाना कि जो आपका ये पूर्वी घाट है यह अनियमित है और इसकी पहाड़ियां अपेक्षाकृत छोटी हैं। इसमें महत्वपूर्ण पहाड़ी जो है महेंद्रगिरी है, मैकाल है और कैमूर है। और इसके बाद यह अनियमित क्यों है, क्योंकि इधर से जो नदियां निकली हुई हैं यह इसको अपरदित करते हुए, इस घाट को अपरदित करते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बच्चों आप लोगों ने इस तरह से प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा। अब बच्चों एक चीज और आप लोग जान लीजिए कि इस जो आपका पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट, यानी यहाँ पे जो इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है, इसमें सबसे ऊंची जो चोटी है वह है जो है अनामुदी और इसके बाद है डोडा बेट्टा और महेंद्रगिरी, यानी ये 3 जो ऊंची चोटियां हैं पश्चिमी और पूर्वी घाट की मिला करके। और एक चीज और इसमें जान लीजिए कि आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है इन भागों में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। अब हम बताएंगे आप लोगों को इसकी जो चौथा जो भौतिक स्वरूप है भारत का वह है भारतीय मरुस्थल। इसके बारे में बताएंगे, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता है कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र है और भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र को यानी मरुस्थल को क्या कहा जाता है, क्या नाम उसका है, वह है थार। ये है आपका थार डेजर्ट, जो कि जो अरावली श्रेणी है, अरावली श्रेणी के पश्चिम में ये आपका है राजस्थान में, ये है आपका थार डेजर्ट। बच्चों डेजर्ट यानी जो आपका मरुस्थल है यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, यानी ना के बराबर, लगभग औसतन जो वार्षिक वर्षा होती है वह 150 मिलीमीटर, यानी वह पूरे वर्ष में मिला करके केवल इतनी ही वर्षा होती है, 150 मिलीमीटर की वर्षा होती है। और एक चीज और आप लोग जान लीजिए कि ये राजस्थान का भाग और इसमें कुछ पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र भी इसके विस्तार में सम्मिलित है इस थार मरुस्थल के। और इसका अगर टोटल क्षेत्रफल यानी पूरा क्षेत्रफल देखा जाए तो थार मरुस्थल का क्षेत्रफल है 2 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी थार मरुस्थल का क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यह अरावली जो पर्वत श्रेणी है, जो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी मानी गई है, इसके पश्चिमी भाग में है, यानी राजस्थान वाला पूरा क्षेत्र है। और इसमें कुछ भाग पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह से आप लोगों ने जाना इस मरुस्थल के बारे में, भारतीय मरुस्थल थार के बारे में। और यहाँ पे इतनी कम वर्षा होती है और इसीलिए यहाँ पे बहुत जो झाड़ियां होती हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, वह झाड़ियों के रूप में होती हैं। और इनकी जो
रूट होती, जड़ जो होती है बहुत गहराई तक होती है, और गहराई तक होने के कारण ही यह थोड़ा बहुत जो वहाँ पे पानी मिलता है या उससे पाती हैं। और इनकी जो पत्तियां होती हैं कटीली होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत कम वर्षा होने की वजह से। और यहाँ केवल बहुत सारी यानी छोटी बड़ी कुछ नदियां हैं, लेकिन नदियां वो केवल बारिश यानी बिल्कुल ना के बराबर मान लीजिए। और यहाँ एक जो सबसे बड़ी नदी है आपकी भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी वहाँ की केवल मानी गई है, यह है लूनी नदी। और लूनी नदी के अलावा यहाँ पे एक नहर के द्वारा जो है सिंचाई का कार्य किया जाता है, और उसी के द्वारा यहाँ पे फसलें उगाई भी जाती हैं। तो बच्चों एक चीज आप लोगों ने जाना कि लूनी नदी के बारे में, और यह तो सबसे छोटी नदी, अगर पूरे भारत की देखी जाए तो सबसे छोटी नदी है। लेकिन अगर इस मरुस्थल थार मरुस्थल यानी राजस्थान के रूप में इसको देखा जाए तो यहाँ की ये सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, लूनी नदी। और इसके बाद यहाँ पे जब हवा आदि चलती है तो जो बालू होते हैं, बालू के कण उड़ उड़ करके दूसरे जगह पे जा करके जमा हो जाते हैं, और इस तरह से जमा हो जाते हैं, जो जमा हुआ जो बालू का टीला होता है उसी को कहा जाता है बरखान कहा जाता है। बरखान यानी स्तूप कहा जाता है, बालू के टीले को राजस्थानी उसको बरखान स्तूप कहा जाता है। और इसका आकार जो होता है बरखान स्तूप का वह अर्धचंद्राकार होता है। और ये जो बरखान स्तूप होते हैं यह समूह में पाए जाते हैं, यानी एक तरह से सीढ़ी नुमा जिस तरह से जा करके हवा इत्यादि के द्वारा एक बालू के कण जाकर के जमा हो जाते हैं, और इस तरह से वहाँ पे स्तूप के रूप में बन जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, बरखान स्तूप कहा जाता है। और ये किसमें पाए जाते हैं, समूह के रूप में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने थार मरुस्थल के बारे में जाना। ये कहाँ पे है, यह अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में राजस्थान का पूरा क्षेत्र, और इसमें कुछ भाग हरियाणा और पंजाब का लिया हुआ है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, पूरे वर्ष में मात्र 150 मिलीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। और कम वर्षा होने की वजह से यहाँ पे जो वनस्पतियां होती हैं वह बहुत छोटी होती हैं और कांटेदार होती हैं। नागफनी आदि वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ की जो थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है वह है लूनी नदी। और अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो यह जो है सबसे छोटी नदी मानी गई, लेकिन राजस्थान में थार मरुस्थल में यह सबसे बड़ी नदी मानी गई है। और इसके बाद यहाँ का अधिकांश सिंचाई आदि का कार्य होता है वह किया जाता है नहर के द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार से जब हवा इत्यादि चलती है तो जो बालू के कण होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और वहां पे जा करके स्तूप का निर्माण करते हैं। और इस स्तूप को नाम दिया गया है, बरखान का नाम दिया गया है। यानी बरखान जो स्तूप होते हैं वह अर्धचंद्राकार होते हैं और समूह में पाए जाते हैं। तो बच्चों आज के इस भाग में आप लोगों ने पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, किसे प्रायद्वीपीय पठार किसे कहा जाता है, इसके बाद आप लोगों ने जाना कि प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। केंद्रीय उच्च भूमि यानी नर्मदा नदी के ऊपर के भाग यानी ये वाला भाग जिसमें मालवा का पठार, पश्चिम में, पूरब में छोटा नागपुर और बीच में बघेलखंड और बुंदेलखंड सम्मिलित है। यह है इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा नदी, जो कि दरार घाटी से होकर के बहती है। और यही कारण है कि यह जा करके अरब सागर में पश्चिम की तरफ से बहती हुई उल्टी बहती हुई यह जा करके अरब सागर में गिरती है। और इसके अलावा
महत्वपूर्ण नदियां हैं वह है चंबल है, बेतवा है, केन है और सोन नदी। ये सब नदी उत्तर की तरफ से जाकर के इसका ढाल होने की वजह से जो पठार का ढाल है उत्तर दिशा की तरफ है और इसीलिए नदियां जाकर के यमुना नदी और गंगा नदी में मिल जाती हैं और बाद में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि इसका दूसरा जो वर्गीकरण है वह दक्कन का पठार है। दक्कन का जो पठार है इसके दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ। पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं उसे पश्चिमी घाट कहा जाता है, पूरब तरफ की पहाड़ियों को पूर्वी घाट कहा जाता है और पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं वह ऊंची हैं अपेक्षाकृत पूर्वी घाट के। यहाँ पे जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं यह जो पश्चिमी घाट है यह नियमित माना गया है और जो पूर्वी घाट है यह अनियमित है, क्योंकि जो इधर से दक्कन के पठार में जो बहने वाली नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि जो है यहीं से होकर के इधर से होकर के यह पूर्वी घाट को अपराजित करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। और इसके बाद जो ऊंची चोटियां हैं जिसके बारे में आप लोगों ने जाना कि सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है, दूसरी है डोडा बेट्टा और तीसरी है महेंद्रगिरी। वर्षा जो होती है यह अरब सागर से उठने वाली जो नम हवाएं होती हैं वह पश्चिमी घाट से टकराती हैं और यहाँ पे वर्षा कराती हैं। और इसके बाद आप लोगों ने जाना भारतीय मरुस्थल के बारे में। भारतीय मरुस्थल को थार जो मरुस्थल कहा जाता है यह राजस्थान में है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 2 लाख वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पे जो वर्षा होती है 150 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और जो सबसे बड़ी नदी है राजस्थान की वह है लूनी नदी। तो बच्चों यह जो आपका भाग है इस अध्याय का यहीं पे समाप्त होता है। इसका गृह कार्य आप लोग होमवर्क नोट करिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।